Hello students, I welcome you all in the class of Chemical Bonding and Molecular Structure. This is chapter 4 of NCERT textbook. In the initial classes, we discuss chemical bonding and we have seen the formation of bonds, that bonds are formed either by transfer of electron or by sharing of electron. And these days, we are focusing on second part of the chapter, that is molecular structure or the structure of molecule. And in this view we will discuss a new theory, that is molecular orbital theory. Abbreviated form is MOT. So we will discuss MOT, and this MOT will answer all the drawbacks, all the limitations of VBT. As well as this theory will talk about the orbitals of molecules. अभी तक हमने जितनी भी theories पढ़ी हैं वहाँ पे atomic orbitals की बात हो रही थी कि atomic orbitals, एक atom के atomic orbital दूसरे atom के atomic orbital overlap होती है तो molecule का formation होता है. अब हम इस theory के साथ molecule की orbital की बात करेंगे और molecular orbital की बात करेंगे. नाम ही इस theory का क्या है? molecular orbital. ऑर्बिटल की डेफिनेशन सेम है जो श्रोडिंगर से आई थी कि ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. अब वो मॉलिक्यूल के रेफरेंस में ऑर्बिटल आएगी और ये थ्योरी है जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ चीज़ें हैं, तो पूरा चीज़ हो गई मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और एमओटी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बात करी थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रही थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं और ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बन के आते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और वो सिग्मा या पाई बॉन्ड हो सकते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. लेकिन वीबीटी कई जगह पे कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी जिसको हम वीबीटी के ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी जो है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी. मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो बता रही थी, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने को बोलें, जैसे आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि अगर हमारे पास O2 है जिसको हम बोलते हैं डाईऑक्सीजन, या O2 प्लस या O2 माइनस, राइट, तो आपको ये बड़ा अनयूजुअल सी स्पीशीज़ लगेंगी, लेकिन इस तरह की स्पीशीज़ भी बनती हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ भी हो सकती हैं या फिर इस तरह से आयंस भी हो सकते हैं. तो अगर ये बात बोली जाए कि आपको इनकी स्टेबिलिटी बताना है, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा मॉलिक्यूल या आयन होगा, तो आप किस तरह से बताएंगे? अभी तक जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं आप उसको बेस बना के ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते. तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इस क्वेश्चन का आंसर करेगी कि अगर हमें स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर करना हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना हो, तो हम कैसे बताएंगे. एज वेल एज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत अच्छे से मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करती है. मैग्नेटिक नेचर, हमने 3 तरह के मैग्नेटिक नेचर की बात करी थी, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, राइट, रिपेल करे मैग्नेटिक फील्ड को. और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं. आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं कि दे शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट. हम जब भी मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो हम आइदर बताते हैं कि वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है. वीबीटी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही थी. वो किस तरह से कर रही थी? वो ये कह रही थी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो जो सब्सटेंस होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा. लेकिन अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सब्सटेंस हो जाएगा डायामैग्नेटिक. लेकिन एक क्वेश्चन आया, वो ये कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, राइट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हम वीबीटी के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है, इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. और जब हमने इसका मैग्नेटिक नेचर वीबीटी से निकाला तो वीबीटी से जो ये मॉलिक्यूल आया वो मॉलिक्यूल आया डायामैग्नेटिक, जो सही नहीं है. Experimentally, it was found that oxygen molecule is paramagnetic in nature. Right? तो अब ये पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे आया,
ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और इसी चीज़ को जो थ्योरी एक्सप्लेन करेगी वो है हमारी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. And most important point that VBT says, when atomic orbitals of two atoms approach each other for the formation of bond, तो VBT says कि the half filled orbitals participate in the process of overlapping, right? And rest of the orbitals, यानी कि जो स्टेबल शेल्स होंगी, दे रिमेन अनअफेक्टेड. बट दिस इज़ नॉट करेक्ट. एज पर एमओटी, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, all the orbitals of the atoms involved, they get affected. Why? Because इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर होता है. जब हम ऑर्बिटल के टर्म में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर होता है. Therefore, the nucleus of one approaching atom is bound to affect the electron waves of nearly orbitals of the other atom. Let's understand this with one example. For example, for the formation of nitrogen molecule अगर हम बात करें, right? तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना? दो नाइट्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगी नाइट्रोजन की वो ओवरलैप करेंगी और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट? इसके लिए हम करते क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं. नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए है 3 इलेक्ट्रॉन. तो दोनों नाइट्रोजन एटम जो N2 के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फिल्ड हैं और ओवरलैपिंग के प्रोसेस में दोनों नाइट्रोजन एटम की 2px1, 2py1 और 2pz1 आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी और ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगी और N2 मॉलिक्यूल बन जाएगा. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि ये जो 1s2 और 2s2 हैं इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये थ्योरी कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो कहीं ना कहीं जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस एटम के पास, यानी कि जो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे. तो अभी तक हम क्या करते हैं, जब बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं तो हम सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को लेके चलते हैं और हम इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई बात नहीं करते हैं. लेकिन जब हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे तो हम जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, हम उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. आगे प्रोसीड करने से पहले समझ लें कि एमओटी को किसने प्रपोज किया था. तो एमओटी के साथ दो साइंटिस्ट का नाम आता है कि एमओटी इज़ प्रपोज्ड और गिवन बाय हंट्स और हंट्स रूल से जो नाम आया था साइंटिस्ट का वो हैं एंड मिलिकन. इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज करी थी और ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की लेटेस्ट थ्योरी है. और जो वेव मैकेनिक्स जिस पे बेस्ड है हमारा एटॉमिक मॉडल, जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे एटम के, तो जो बेस्ड है वेव मैकेनिक्स पे, ये वेव मैकेनिक्स को लेके चलेगी क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम बिल्कुल वेव की तरह ही कंसिडर करेंगे, ठीक है. और जब भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल के रेफरेंस में हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वेव नेचर ही उसका आता है. तो पूरा का पूरा वेव मैकेनिक्स या जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड है ये थियोरी, ठीक है. तो किसने प्रपोज किया था? हन एंड मिलिकन ने. और ये ज़्यादा यूज़फुल है किससे? वीबीटी से. अगर हम वीबीटी से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एक यूज़फुल थ्योरी आती है, राइट. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे. जो हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो किस तरह से ऑर्बिटल बन के आती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बिल्कुल बेसिक सा मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. कैसे बना होगा H2 मॉलिक्यूल? 2 हाइड्रोजन एटम होंगे. ये 2 हाइड्रोजन एटम हमने ले लिए और क्या हुआ होगा, इनकी ये 1s होगी हाइड्रोजन की. एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है और ये इसकी 1s ऑर्बिटल है, राइट. दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है. अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब 2 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई या एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं
तो उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आती हैं। उतने ही नंबर मतलब अगर दो यहाँ पे ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई हैं, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और हमारे पास कितनी नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगी, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगी। तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बन के आती हैं। 4 इन्वॉल्व होंगी 4 बनेंगी, 6 इन्वॉल्व होंगी तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। और इसमें से एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी ये 2 में से, उसकी एनर्जी लो होगी और दूसरे की एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बना देते तो कुछ ये होता है, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 1s और 1s, राइट। जब ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगी तो हम एक एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी डायग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी डायग्राम्स बनते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ लाइन आ रही है, ये हमने दिखा दिया कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी सबकी बराबर है। और उसके बाद क्या हुआ, डीजेनरेसी इज लॉस्ट। डीजेनरेसी का मतलब जो इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स थी वो इक्वल एनर्जी की नहीं रही, डीजेनरेसी लॉस्ट हो गई है, एंड द ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, जिसमें से एक ये हमारी लो एनर्जी की बनेगी, ठीक है। लो एनर्जी हम कैसे दिखा रहे हैं कि अगर हम दिखा दें इस तरफ चलने में ये एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो ये लो एनर्जी की आ गई, और ये जो बनेंगी वो होंगी हाई एनर्जी की। यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ली, उससे हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आ रही हैं, और एक की एनर्जी लो है और एक की एनर्जी हाई है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, हमें पता है कि वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है जिसकी एनर्जी लो होती है, राइट। तो जो लो एनर्जी की हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आती हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम शॉर्ट में एमओ भी लिखते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो हाई एनर्जी की होती हैं वो हाई एनर्जी की ऑर्बिटल्स कहलाती हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग और एम डॉट ओ डॉट यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं उनकी ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी, कंबाइन करने के बाद 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, और वो जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी उसमें 1 विल बी ऑफ लो एनर्जी, एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड 1 विल बी ऑफ हाई एनर्जी, दैट विल बी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 मेन टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गई, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती कैसे हैं, राइट। तो इसके लिए भी हमारे पास एक टर्म है कि दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ लकाउ, LCAO, जिसका फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी लीनियरी कंबाइन करेंगी, लीनियर मतलब एक लाइन में, यानी उसका मतलब क्या हुआ, सेम एक्सिस पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आती हैं, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी की बन के आई तो उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, अभी हम आगे देखेंगे। और एंटी बॉन्डिंग जो हाई एनर्जी की होती है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, राइट। लेकिन बनेंगी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो क्या करता है, दोनों नेचर यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव बिहेवियर, दोनों नेचर या दोनों बिहेवियर शो करता है। बट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इट शोज वेव नेचर। तो जो इलेक्ट्रॉन वेव्स के फॉर्म में है, ठीक है, वो कंबाइन होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो वेव्स होंगी वो कंबाइन होंगी। और जब वेव्स कंबाइन होती हैं, ठीक है, तो उनका इंट्रैक्शन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पे हम वेव के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम जो एटम की ऑर्बिटल है और उसमें जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, हम उनको वेव की तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है। और वेव को हमें कंबाइन करना है, और जब भी वेव कंबाइन होंगी तो उनका कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरीके का हो सकता है। जब एटम की ऑर्बिटल्स लीनियरी कंबाइन करती हैं, राइट, तो बेसिकली क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के फॉर्म में कंबाइन करते हैं, और जब वेव के फॉर्म में वो कंबाइन कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, वेव कंबाइन कर रही हैं,
राइट। और जब वेव कंबाइन करती हैं तो वो फिजिक्स का एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या है वेव इंटरफेरेंस? तो वेव इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं इट इज़ अ फिनोमिना व्हेन टू वेव्स मीट, जब आपस में मिलेंगी वाइल ट्रैवलिंग अलोंग द सेम मीडियम। तो अब जब ये दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो हमने कहा कि वो जो है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है प्रोसेस या फिर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। उसी को हम डायग्राम ड्रॉ करके समझ लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको वेव के बारे में बताया गया था, वेव की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया था, राइट। तो हम एक वेव की बात करें कि किस तरह से उसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अगर हमारे पास दो वेव हमने ले ली कुछ इस तरह से, ये वेव आ गई और हम इसके ये क्रेस्ट और ट्रो की बात करते हैं, राइट। ये वेव हमने बना दी। अब ये वेव है, इसका ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपको बताई गई थी। एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं हाइट और डेप्थ ऑफ क्रेस्ट और ट्रो। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया और इस एम्पलीट्यूड को हमने बोल दिया या रिप्रेजेंट कर दिया ए से, ठीक है। तो ये एक हमारे पास वेव है और अगर दूसरी वेव है और अगर दोनों वेव सम हो रही हैं, यानी दो वेव मिली और दोनों आपस में ऐड हो गई, तो ये और ये वेव थी, इस वेव का भी अपना एम्पलीट्यूड होगा। ये एम्पलीट्यूड आ रहा है इसका, इसको हमने बोल दिया अगर ये एम्पलीट्यूड बी है, तो दोनों एम्पलीट्यूड अगर सम हो रहे हैं या दोनों वेव्स जो हैं वो एडअप हो रही हैं, तो रिजल्टेंट वेव क्या आएगी? दोनों के एम्पलीट्यूड प्लस हो गए, तो ये थोड़ा सा बढ़ा के हमने बना दिया ये। अब जो हमारे पास वेव एडअप होके आई है, इसमें एम्पलीट्यूड भी जुड़ गए हैं। ये क्या है? ए और प्लस बी। श्रोडिंगर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, वेव फंक्शन के साथ पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एक प्रोबेबिलिटी वेव, राइट। और श्रोडिंगर ने प्रोबेबिलिटी वेव के लिए क्या यूज़ किया था? साई फंक्शन यूज़ किया था। ऐसी वेव्स के लिए साई फंक्शन। तो अगर हम इस वेव के लिए बोलते हैं दिस इज साई ए और ये दूसरी वाली वेव जो है वो है साई बी, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली साई ए और साई बी दोनों वेव्स जो हैं वो सम हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। और जब वेव्स ऐड हो जाती हैं, व्हेन वेव्स आर एडेड अप, व्हेन वेव्स आर एडेड अप, जो यहाँ ऊपर केस में हो रहा है आर एडेड अप, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आती हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस चीज़ को याद रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा दो वेव के एडअप होने से बनती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती हैं, राइट। और यही अगर हमारे पास दो वेव हैं और वो दोनों वेव सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो वो जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, वेव हमने ड्रॉ कर ली, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका एम्पलीट्यूड हमने ले लिया b, और अभी ये जब कंबाइन करेंगी, ठीक है, तो कंबाइन करने में क्या हो रहा है? बेसिकली सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो हम यहीं पे ही माइनस का साइन लगा देते हैं कि दोनों क्या हो रही हैं? सब्सट्रैक्ट हो रही हैं। तो सब्सट्रैक्ट होने में क्या होगा? ये दोनों क्या करेंगी? कैंसिल आउट कर देंगी एक दूसरे को, और हमारे पास या तो कुछ इस तरह से आ जाएगी ये एक लाइन जिसे हम दिखाते हैं वेव सब्सट्रैक्ट हो गई, और अगर एम्पलीट्यूड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो ये माइनस होके ये कुछ इस तरह से बहुत छोटा सा ये क्रेस्ट और ट्रो बन के आएगा, राइट। और या फिर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, पूरा कैंसिल आउट हो गया हमारा जो एम्पलीट्यूड था वेव ए का, यानी साई ए और साई बी, ये क्या हुए हैं? दोनों सब्सट्रैक्ट हुए हैं, साई ए माइनस साई बी, सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो कुछ ये रिजल्टेंट हमारे पास वेव्स आएंगी, और यहाँ पे वेव्स सब्सट्रैक्ट हुई हैं, एंड व्हेन वेव्स आर सब्सट्रैक्टेड, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव interference, which will give rise to which type of molecular orbital? Anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital.
अब इसके लिए भी समझ लीजिए हम इसको कैसे लिखेंगे. दिस इज कॉल्ड BMO. BMO इज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो दिस इज ABMO. ABMO इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. तो कैसे बनी? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनी. इलेक्ट्रॉन को हम वेव की तरह ले रहे हैं. जब दो वेव सम अप हो जाएंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट विल गिव राइज टू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. और अगर जो ऑर्बिटल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके जो वेव फंक्शंस हैं वो सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा एंड दैट विल गिव राइज टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ABMO. दिस इज केस 1 where the wave functions are added. और इसके लिए हम एक और सेंटेंस बोलेंगे that these two waves are in phase. in phase कहलाती हैं. waves are in phase. और when waves are subtracted, जब subtracted हो रही हैं तो हम इसको बोलेंगे कि these two waves are out of phase. राइट. तो जब पूरा इसके ऊपर एक वेव दूसरी वेव के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी तो वो इन फेस कहलाती है. और जब ओवरलैप नहीं होती है तो वो कहलाती है क्या? आउट ऑफ फेस कहलाती है. तो दो वर्ड हमारे पास और आ गए, इन फेस और आउट ऑफ फेस. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? So now we summarize this, that when two atomic orbitals overlap, they can be in phase, right? That means added up, or out of phase, that is subtracted. And if they overlap in phase, then constructive interactions occurs in the region between two nuclei. Probability of finding the electron is maximum and the bonding orbital या bonding molecular orbital is produced. But when they overlap out of phase, what happens? Destructive interference reduces the probability of finding an electron in the region between the nuclei and antibonding orbital is produced, or antibonding molecular orbital is produced. So I hope you understood how bonding molecular orbital and antibonding molecular orbitals are formed, right? वेव के साथ हमने प्लस माइनस के साइन को भी समझा था कि ये जो यहाँ पर है तो एक्सिस के ऊपर प्लस और एक्सिस के नीचे माइनस, यानी अगर हम क्रस्ट की बात करें तो प्लस और अगर ट्रफ की बात करें तो माइनस है. तो जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती हैं वो ध्यान रखिएगा, वो जब भी बनेंगी दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड प्लस पार्ट and minus part of the electron waves. Whereas anti-bonding molecular orbital जो बनेंगी वो कैसे बनेंगी? It is formed by the combination of plus with minus part of the electron wave. यानी ये अगर इसका प्लस है तो इसके साथ क्या होगा? माइनस पार्ट कंबाइन होगा, तभी कैंसिल आउट होती हैं दोनों. और हमारे पास क्या हो रहा है? जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है. यानी दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया. अब हम एनर्जी की भी बात कर लें, क्योंकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो क्या करती है? एनर्जी की ही बात करती है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी या मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी की बात करेगी. और एनर्जी को समझने के लिए हम फिर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि ये दो हमारी ऑर्बिटल्स थी, हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, राइट. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन के आ रहा था. तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन की. और जब हमने ये एनर्जी डायग्राम की बात करी थी तो यू कैन सी कि अभी दोनों की एनर्जी क्या है? ये बराबर यहाँ पे आ रही है. 1s दोनों का था तो एनर्जी बराबर थी. एक एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर प्रेजेंट. अब क्या हुआ? जब हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो आप देखिए ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है? जो कॉम्बिनेशन हुआ दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो एनर्जी जो एनर्जी यहाँ पे थी इससे कम एनर्जी है, राइट. और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं दे आर ऑफ हाई एनर्जी. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की खुद की एनर्जी है उससे ज़्यादा की एनर्जी आ रही है. तो कंक्लूजन क्या निकला कि द एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज लोअर than the energy of the atomic orbitals of the combining atoms, whereas the energy of anti-bonding molecular orbital is higher than the energy of the combining atomic orbitals, or bonding molecular orbital will be more stable due to low energy, whereas anti-bonding molecular orbital is less stable.
वाई लेस स्टेबल? बिकॉज हमेशा जो सिस्टम्स हाई एनर्जी के होते हैं दे आर लेस स्टेबल। अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स और बता दें कि जो लोअरिंग इन एनर्जी हो रही है, लोअरिंग एनर्जी किस में हो रही है? बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में हो रही है। तो जो लोअरिंग इन एनर्जी हो रही है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, दैन द कंपेयर कर रहे हैं अगर हम, तो दैन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसको हम बोलते हैं, इस लोअरिंग ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी डिक्रीज करी है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी थी, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन के आई उसकी एनर्जी कम है, तो जो ये एनर्जी घट गई इसको हम कह रहे हैं लोअरिंग ऑफ एनर्जी, लोअरिंग या डिक्रीज इन एनर्जी के लिए टर्म यूज होता है, एंड दैट टर्म इज स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एनर्जी में, यू कैन सी एनर्जी इज इंक्रीज्ड। तो जो एनर्जी में इंक्रीज हुआ है किसकी एनर्जी में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, वो क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, और उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इंक्रीज इन एनर्जी के लिए डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी या डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी, डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, दिस मच इज सफिशिएंट, राइट? हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन पार्ट कि किस तरह से मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होती क्या हैं, एमओटी का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया। अभी ये टॉपिक भी अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।